अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। इससे पहले वीडियोस में मैं आपको मैट्रिक और इंटर के लिए लगभग 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूं, मैट्रिक के लिए भी और इंटर के लिए भी। तो आप मेरे वीडियो में जाइए और उनको देखकर अच्छी तरह से याद कर लीजिए, वही इंशाअल्लाह पेपर में आएंगे। बिहार बोर्ड का जो पैटर्न होता है वो पैटर्न मैं आपको समझा देता हूं। बिहार बोर्ड में क्या है, 50 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के करने होते हैं। 100 सवालात दिए जाते हैं जिनमें से आपको 50 करने होते हैं। तो 100 सवालात ऑब्जेक्टिव जो है वो कैसे बनते हैं, तो बिहार बोर्ड मैट्रिक में जो उर्दू की किताब है दरख्शा हिस्सा दोम, उसमें से लगभग 65 से 70 क्वेश्चन लगभग किताब से ही आते हैं, दरख्शा से। और एक किताब है रोशनी जिसमें से 10-15 सवालात आते हैं, यानी 10 सवाल जो है रोशनी से और लगभग 55 से 60 दरख्शा से जो है सवालात पूछे जाते हैं। उसके अलावा 35 से 40 क्वेश्चन जो है वो उर्दू ग्रामर के पूछे जाते हैं। ये 35 से 40 क्वेश्चन मैट्रिक में भी पूछे जाते हैं और इंटर में भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पर उर्दू ग्रामर के जो क्वेश्चन होते हैं बिहार बोर्ड के अंदर जो जो सवालात पूछे जाते हैं उन सवालात की यहाँ पर आपको समझा कर अच्छी तरह तैयारी करा रहा हूं। सबसे पहले मैं मैट्रिक के अंदर जितना सिलेबस आता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप दूसरे लोगों की वीडियो देखते हैं, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और वो लोग जो है यूट्यूब थंबनेल लगाकर जो बहुत मशहूर हैं, लेकिन उनमें कंटेंट उतना है नहीं। मैं आपको जितना दूंगा मैट्रिक के अंदर, आप उनको अगर समझ लेते हैं तो उसी में से आपके 35 सवालात हल हो जाएंगे। मैं 6 सालों से तैयारी कराता हूं और मैं अपने बच्चों को उर्दू ग्रामर जितना बताता हूं उन्हीं में से सवालात बनते हैं। उर्दू ग्रामर तो बहुत है, लेकिन अगर आप इतने सारों को याद करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे और सही से पेपर भी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए अच्छा खासा वक्त चाहिए। लेकिन जो बिहार बोर्ड के अंदर मैट्रिक के अंदर जितना पूछा जाता है पहले मैं उनको कराऊंगा, और फिर उसके बाद इंटर के अंदर जो पूछा जाता है, मैट्रिक के अंदर जितना पूछा जाता है उसी का डबल जो है इंटर के अंदर पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक का जो है आपको कराता हूं। मैट्रिक में ज्यादा नहीं है, आप अगर मेरे इस वीडियो को आप देख लेते हैं अच्छी तरह से तो आप मैट्रिक के अंदर जो है अच्छी तरह से उर्दू ग्रामर की तैयारी कर लेंगे। और आपको वहां पर आप जब पेपर देने के लिए जाइएगा और मेरा पूरा वीडियो आप देख कर जाइएगा, उसके बाद आप आकर जो है मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिएगा कि मैंने जितना दिया था क्या उन्हीं में से आया है या उससे बाहर आया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है इसमें मारिफा। बिहार बोर्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा उर्दू ग्रामर का मैट्रिक के अंदर पूछा जाता है उसमें जो क्वेश्चन है इसमें मारिफा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मारिफा, इसमें नकीरा, एक एक करके हम समझते चलेंगे। तो यहां देखिए इसमें मारिफा या इसमें खास, इसमें मारिफा का 2 नाम है। एक पूछेगा कि इसमें मारिफा की पहचान कीजिए। आप अगर बिहार बोर्ड के सवालात उठाकर देखें तो वहां पर सवालात कैसे पूछे जाते हैं कि इसमें मारिफा की पहचान कीजिए, यानी 4 ऑप्शन है और उसमें से इसमें मारिफा कौन सा है उसकी पहचान करनी होती है। या दूसरा पूछेगा कि इसमें खास की पहचान कीजिए, तो इसमें मारिफा पूछे या इसमें खास पूछे, दोनों का नाम एक है। इसमें मारिफा का दूसरा नाम जो है वो इसमें खास है। अब सवाल ये बनता है कि क्या उर्दू ग्रामर का जो है ये परिभाषा, तारीफ पूछी जाती है पेपर के अंदर, तो तारीफ आपको समझना है। को सवालात में जो है मिसालें पूछी जाती है कि इनमें से कौन सा है। तो देखिए इसमें मारिफा किसे कहते हैं, वो इसम है जो किसी खास जात, खास जगह या खास नाम को बताए। इसमें मारिफा जो खास को बताए, याद रखिएगा कि जो खास को बताएगा उसको इसमें मारिफा कहेंगे। जैसे यहां पे देखिए मिसालों से समझिए, क्योंकि यही मिसालें पेपर के अंदर जो है पूछे जाते हैं। देखिए यहां पर है रुकैया, फातिमा, जैनब। अगर मैं बोलूं लड़की, एक जगह पे 10 लड़की है, मान लीजिए क्लास के अंदर 10 लड़की है और मैंने बोला कि लड़की पानी लेकर आ, तो आप ये बताइए कि उन 10 लड़की में से कौन लड़की पानी लाने के लिए जाएगी। सब एक दूसरे को तकेगी कि कौन पानी लेकर आए। क्यों? क्योंकि लड़की जो है वो आम हो गया,
लड़की में सब शामिल है, लेकिन अगर मैं उन 10 लड़कियों में बोलूं रुकैया पानी लेकर आओ, तो 10 लड़की में जिसका नाम रुकैया है वही लड़की पानी लेने के लिए उठेगी। तो रुकैया क्या हुआ? खास हुआ, और लड़की क्या हुआ? आम हुआ। तो लड़की इसमें नकीरा हुआ। इसमें नकीरा अभी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद देखिए फातिमा, अगर मैं बोलूं सब लड़कियों ने अपनी कॉपी चेक करा ली तो सब देखेंगे, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि लड़की इधर आ तो कौन आएगी? अब बताइए। 20 लड़की जो है कहीं पे जमा है और मैं वहां पे बोलूं कि लड़की इधर आओ तो कौन सी लड़की आएगी? क्योंकि लड़की में तो सब है, 20 की 20 लड़की है तो लड़की आम है। लेकिन अगर उसकी जगह मैं बोल दूं फातिमा इधर आओ तो फातिमा क्या है? फातिमा खास है। तो रुकैया, फातिमा, ज़ैनब ये क्या है? इसमें मारिफा है क्योंकि ये खास है। अहमद, हाशिम, अहमद क्या है? एक खास लड़के का नाम है। अब मान लीजिए कि 10 लड़के जो है कहीं पर क्रिकेट खेल रहे हैं, 10 लोग हैं, लड़के हैं। अगर मैं उनमें से बोलूं कि लड़का अच्छी बॉलिंग करता है तो आप ये बताइए कि लोग किसको समझेंगे? लड़का तो आम हो गया, लड़के में सब है, वहां पे जितने मौजूद हैं वो सब लड़के हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अहमद अच्छी बॉलिंग करता है तो 10 में से अहमद खास हो गया, तो लड़का आम हुआ और अहमद खास हुआ। अहमद, हाशिम। अब देखिए यह है भारत, अमेरिका, भारत। अब मान लीजिए मैं अगर बोलूं कि मेरा भाई शहर में रहता है तो आप ये बताइए कि आप उसको कहां ढूंढिएगा? अगर मान लीजिए मेरा भाई जो है, मैं बोलूं मेरे भाई को तलाश कर दीजिए, पुलिस को मैं बोलूं कि मेरे भाई को तलाश कीजिए, पुलिस मुझसे पूछे कि आपका भाई कहां रहता है, मैं बोलूंगा शहर में रहता है, तो पुलिस कहां तलाश करेगी? क्योंकि शहर तो आम हो गया ना, शहर में तो सब है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरा भाई पटना में रहता है तो पटना क्या हुआ? खास हुआ। मेरा भाई मुंबई में काम करता है तो मुंबई खास हुआ। मेरा भाई हैदराबाद में पढ़ता है तो हैदराबाद खास हो गया। मेरा भाई पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान खास है। मेरा भाई सऊदी अरब में रहता है तो सऊदी अरब क्या है? खास है। मेरा भाई भारत में रहता है तो भारत क्या है? भारत खास है। तो भारत, अमेरिका, नेपाल, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, ये सब क्या हुए? खास हुए। शहर आम हो गया, लेकिन ये सब नाम जो है अहमदाबाद, लखनऊ, नेपाल खास हो गया। अब उसके बाद देखिए आता है गंगा, गंगा, यमुना, झेलम, ये सब क्या है? नदियों के नाम है। अगर मान लीजिए कि किसी शख्स का बेटा जो है डूब गया और वो लोगों को बताए कि मेरा बेटा नदी में डूब गया, तो आप ये बताइए कि लोग किस नदी को समझेंगे? क्योंकि नदी जो है, नदी, ये नदी आम है, नदी में सब आ सकता है। जो बिहार के अंदर नदी है वो भी नदी हो सकती है, आपके अगल बगल गांव के अंदर जो नदी है वो भी नदी हो सकती है, दूसरी जगह पर जो कोई नदी है वो भी नदी हो सकती है। तो नदी आम है। लेकिन अगर नदी को छोड़कर बोला जाए गंगा, वो गंगा में डूब गया है ना, वो यमुना में नहाने के लिए गया है, यमुना में, वो झेलम नदी के पास रहता है, तो क्या है? गंगा क्या है? खास है। यमुना क्या है? खास नदी का नाम है। झेलम क्या है? खास नदी का नाम है। ऐसे ही हिमालय, तो मैं अगर बोलूं पहाड़, पहाड़, तो आप इस पहाड़ से कौन सा पहाड़ मुराद लीजिएगा? पहाड़ आम है। भारत के अंदर और दुनिया के अंदर जितने भी पहाड़ हैं वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये आम है, इसमें नकीरा है। लेकिन इसकी जगह अगर बोला जाए हिमालय, हिमालय, तो हिमालय एक खास पहाड़ का नाम है। तो आप समझे कि इसमें मारिफा किसे कहते हैं? इसमें मारिफा, बस इतना याद रखिए, इसमें मारिफा जो खास को बताए, जो खास को बताए। इसमें मारिफा का दूसरा नाम इसमें खास पड़ता है, तो वो इसमें है जो किसी खास जात, खास जगह या खास नाम को बताए। जैसे रुकैया, फातिमा, ज़ैनब, अहमद, हाशिम, भारत,
अमेरिका, नेपाल, बंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, गंगा, यमुना, झेलम, हिमालय वगैरह। आप इनको अच्छी तरह से देखिए, मेरे पूरे वीडियो को आप देखिएगा, तब आपको जो है ना अच्छी तरह से आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगला जो पूछता है इसमें मारिफा के बाद, वो है इसमें नकीरा। इसमें नकीरा, इसमें नकीरा का दूसरा नाम इसमें आम पड़ता है। देखिए, अगर आप इसमें मारिफा समझ गए तो इसमें नकीरा भी आसानी से समझ जाइएगा। इसमें मारिफा का दूसरा नाम इसमें खास, ये गौर से याद रखिएगा, पेपर में उलझाने के लिए कभी पूछेगा इसमें खास की पहचान कीजिए और कभी पूछेगा इसमें मारिफा की पहचान कीजिए। इसी तरह इसमें नकीरा का दो नाम है, इसमें नकीरा या इसमें आम। पेपर में पूछा जाता है इसमें आम की पहचान कीजिए या पूछेगा इसमें नकीरा की पहचान कीजिए, तो दोनों एक ही है। अब इसमें नकीरा को समझते हैं कि इसमें नकीरा वो इस्म है, इस्म यानी नाम, वो इस्म है जो किसी आम चीज को बताए। इस्म जो है, इस्म बोलते हैं नाम को, उसकी जमा होती है अस्मा। कुरान के अंदर है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, कुरान के अंदर है 9वें पारे में वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह तबारक व तआला के और भी बेहतरीन नाम है। तो वहीं से है इस्म, अरबी जबान का लफ्ज है इस्म, उसकी जमा आती है अस्मा यानी नाम, नेम, NAME नेम। तो वो इस्म है जो किसी आम चीज को बताए। आम जैसे इसमें मारिफा में क्या है, जो खास को बताए, और इसमें नकीरा जो आम को बताए। जैसे मिसालों से समझिए, जैसे लड़का, मैंने इसमें मारिफा में आपको बताया कि लड़का अगर मैं बोलूं तो लड़का में सब शामिल है, लड़का आम हुआ। लेकिन अगर मैं बोल दूं अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला क्या हुआ, खास हो गया। अगर मैं बोलूं अहमद, तो अहमद क्या हुआ, खास हुआ। अगर मैं बोलूं हाशिम, तो हाशिम क्या हुआ, एक खास लड़के का नाम हुआ। लेकिन लड़का आम है, लड़के में सब आते हैं। लड़की, लड़की आम है। मैं बोलूं रुकैया, तो रुकैया क्या है, इसमें मारिफा है, और लड़की क्या है, इसमें नकीरा है। जैनब इसमें मारिफा है, क्यों, क्योंकि खास लड़की का नाम है, और लड़की क्या है, इसमें नकीरा है। ऐसे ही शहर, पटना खास है लेकिन शहर आम है। मैं अगर बोलूं मेरा भाई शहर में रहता है, तो कहां आप जाइएगा, मेरा भाई हो सकता है शहर में, तो मुंबई भी शहर है, पटना भी शहर है, दरभंगा भी शहर है, हैदराबाद भी शहर है, बेंगलोर भी शहर है। तो शहर क्या है, आम है, सब आ सकते हैं उसमें। पहाड़, पहाड़ क्या है, आम है, कोई भी पहाड़ हो सकता है, लेकिन हिमालय खास है। दरख्त, दरख्त पेड़ को बोलते हैं, पेड़ पौधों को दरख्त कहा जाता है, दरख्त। तो दरख्त क्या है, आम है। लेकिन अगर बोला जाए आम का दरख्त, तो आम का दरख्त क्या हो गया, खास हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि दरख्त का पत्ता तोड़ कर लाओ, आपकी अम्मी आपको बोले कि दरख्त का पत्ता तोड़ कर लाओ, तो आप किस दरख्त का पत्ता, किस पेड़ का पत्ता तोड़ के लाइएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। दरख्त तो आम है, दरख्त में क्या है, आम का दरख्त, बबूल का दरख्त, बहुत सारे अंगूर का दरख्त, अंगूर की बेलें, बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो दरख्त क्या है, आम है, इसमें नकीरा है। और आम का दरख्त क्या है, इसमें खास है, यानी इसमें मारिफा है। नदी, कोई भी नदी हो सकती है, नदी आम है। तो अब समझिए, इसमें मारिफा और इसमें नकीरा। इसमें मारिफा जो खास को बताए, इसमें नकीरा जो आम को बताए। इसमें मारिफा की मिसालें, जैसे मान लीजिए शहर क्या है, इसमें नकीरा है शहर, तो शहर आम हो गया। लेकिन जब इसी का खास करना हो तो पटना खास हो गया, हैदराबाद खास हो गया, कलकत्ता खास हो गया, भारत खास हो गया, चीन खास हो गया, नेपाल खास हो गया, है ना। इसी तरह लड़की आम है, कोई भी लड़की हो सकती है, इसमें नकीरा है। लेकिन जैनब, फातिमा, रुकैया, कुलसूम, ये सब क्या है, इसमें मारिफा है, खास है। तो वीडियो को गौर से देखिए, तो आपको गौर से सुनिए और समझिए, तो आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और पेपर में आपको ये बहुत फायदा पहुंचाएगा। तीसरा जो पूछेगा, एक तो हो गया इसमें मारिफा और एक हो गया इसमें नकीरा, दो हो गए। अब तीसरा जो पूछेगा वो है इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ, इसमें ज़र्फ किसे कहते हैं, पहले इसको समझिए, बहुत आसान है।
इसमें ज़र्फ जो किसी जगह को बताए या वक्त को बताए, जगह या वक्त को जो बताए उसको क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ कहते हैं। तो इसमें ज़र्फ वो इसम है जो किसी जगह को या वक्त को बताए। अब इसकी दो किस्में होती है, ज़र्फ़ मकान, मकान से आप समझ रहे हैं मकान किसको बोलते हैं? जगह होती है, और ज़मान, ज़माना, वक्त। तो इसमें ज़र्फ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मान। ज़र्फ़ मकान जो जगह को बताए और ज़र्फ़ ज़मान जो वक्त को बताए, ज़माने को बताए। तो इसमें ज़र्फ से आप क्या समझे कि इसमें ज़र्फ वो इसम है जो किसी जगह या वक्त को बताए, दो चीज को बताए, या तो जगह को बताए या वक्त को बताए। अब इसकी दो किस्में हो जाती है, ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मान। अब उदाहरण से समझिए, ज़र्फ़ मकान की मिसालें हैं, जैसे पेपर में पूछेगा कि इनमें से इसमें ज़र्फ कौन है, तीन कुछ और रहेगा, जैसे मान लीजिए रहेगा नदी, पहाड़, अब्दुल्ला, ईदगाह। तो ईदगाह क्या है? इसमें ज़र्फ है। ईदगाह, जिसमें गा लगा होगा वो खुद से पहचान लीजिए कि वो गाह का मतलब होता है जगह। गाफ अलिफ गा और हा, गाह, गाह मतलब जगह। तो ईदगाह क्या है? जहां मुसलमान ईद की नमाज पढ़ते हैं। चरागाह, चरागाह जहां जानवरों को चराया जाता है। कब्रिस्तान, जहां मुसलमान अपने मुर्दों को दफनाते हैं। मंदिर, जहां हिंदू बिरादरी के लोग पूजा पाठ करते हैं। मस्जिद, जहां मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। शमशान घाट, जहां हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं। बाजार, जहां लोग सामान खरीदते हैं। दुकान, जहां पे लोग कपड़ा वगैरह और भी चीजें खरीदने के लिए जाते हैं। तो इसमें ज़र्फ जो किसी जगह को बताए या वक्त को बताए। तो जगह में जैसे ईदगाह क्या है? ईदगाह इसमें ज़र्फ हुआ, क्यों? क्योंकि ये जगह है। ईदगाह, कब्रिस्तान, शमशान घाट, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कलीसा, ये सब क्या है? बाजार, दुकान। तो ये सब जगह है। तो जो जगह को बताए उसको इसमें ज़र्फ कहते हैं, और जो वक्त को बताए, वक्त को भी जो बताए उसको इसमें ज़र्फ कहते हैं। वक्त को जो बताए उसको क्या कहेंगे? ज़र्फ़ ज़मान। जैसे मान लीजिए वक्त में क्या है? दिनों के नाम, दिनों के नाम जैसे शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं आपका पेपर कब है ना, तो आप बोलेंगे मेरा पेपर शनिचर को है। तो शनिचर क्या है? वक्त हुआ ना। मेरा पेपर सोमवार को है, तो सोमवार क्या है? वक्त है। आप दिल्ली से पटना कब आओगे? तो आपने कहा कि मैं दिल्ली से पटना जुमेरात को आऊंगा। तो जुमेरात वक्त है, वक्त आप बता रहे हैं। तो दिनों के नाम, महीनों के नाम, महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब क्या है? वक्त है, महीनों के नाम। ऐसे ही मान लीजिए आज, वो कब आएगा? वो आज आएगा, आज। तो आज क्या है? वक्त है। कल, वो पटना कब गया था? तो वो पटना कल गया था, कल। तो कल पिछला कल वक्त है। वो पटना कब जाएगा? वो पटना कल जाएगा। तो कल क्या है? आने वाला वक्त है। परसों, परसों। ऐसे ही सुबह है ना, तुम सुबह में कब उठते हो? तो सुबह क्या है? वक्त है। शाम, सुबह, शाम, दोपहर, रात, दिन। ऐसे मान लीजिए 1980, उसका इंतकाल कब हुआ था? 1980 में हुआ था। वो कब पैदा हुए थे? 2003 में पैदा हुए थे, है ना। वो भारत कब आजाद हुआ था? तो 1947 में आजाद हुआ था। तो ये जो 1947, 1882, 2004, 2023, 2015, 1887, 1857, है ना, 1936, 1950, ये सब क्या है? वक्त है। तो पेपर में जब पूछे कि इसमें ज़र्फ की पहचान कीजिए, इसमें ज़र्फ को पहचानना है, तो वहां पर आप देखिएगा कि उनमें से कौन ऐसा है जो वक्त को बता रहा है या जगह को बता रहा है। जो जगह को बताएगा या वक्त को बताएगा वही इसमें ज़र्फ होगा। और यहां पे ये जितनी सारी मैंने मिसालें दी है ना, इन्हीं में से आता है। आप इन्हीं को अगर समझ लेते हैं, इन्हीं में से, तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं में से बिहार बोर्ड के अंदर, मैट्रिक के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज़र्फ़, इसमें ज़र्फ जो किसी जगह को बताए या वक्त को बताए। जगह जैसे चरागाह, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद। वक्त जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, आज, कल, परसों, तरसों,
सुबह शाम दोपहर रात दिन 1980 2011 2024 1857 ये पूरा क्या है, इसमें ज़र्फ है। चौथा इसमें आला। इसमें आला किसे कहते हैं, वो इसम जो किसी औजार या हथियार को बताए। इसमें ज़र्फ के बारे में बताया था जो किसी जगह या वक्त को बताए। अब इसमें ज़र्फ के साथ इसमें आला आता है, तो इसमें आला वो इसम जो किसी औजार या हथियार को बताए। जैसे मान लीजिए तलवार क्या है, एक हथियार है, तलवार। खुरपी एक हथियार है, बंदूक हथियार है, बंदूक। कैंची हथियार है, आरी हथियार है ना, बंदूक दोबारा आ गया, बंदूक हथियार है, हसुआ हथियार है, कुदाल हथियार है, औजार है। कलम, कलम जो है एक औजार है, लिखने का आला है। तो यही कलम और कफगीर। कफगीर तो पेपर में जो है ना, या कलम ही पूछता है आमतौर पर, कलम या कफगीर। इन दोनों को समझ लीजिएगा कि कलम और कफगीर जो है वो इसमें आला में आता है, क्योंकि पेपर में कलम और कफगीर की मिसाल ही पूछी जाती है आमतौर पर। तो इसमें आला जो किसी औजार को बताए, तो औजार जैसे तलवार, खुरपी, बंदूक, हसुआ, कुदाल है ना, आरी, ये सब क्या है, एक आला है, औजार है। तो जो औजार या हथियार को बताएगा उसको इसमें आला कहेंगे। इसमें मुकब्बर एक हो गया, इसमें मारिफा, इसमें नकीरा, इसमें ज़र्फ, इसमें आला, चार हो गए। अब उसके बाद इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर। तो इसमें मुकब्बर, मुकब्बर कबीर से बना है, कबीर। कबीर का मतलब क्या होता है, बड़ा। अजान जब हम देते हैं तो क्या बोलते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और किब्र, किब्र किसको बोलते हैं, तकब्बुर को, किब्रियाई, घमंड को, तकब्बुर को। किब्रियाई सिर्फ किसके लिए है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। तो अब इसी से आपको समझ में आ जाए कि वो इसम है जो किसी बड़ी या भारी चीज को बताए। जैसे कबीर क्या है, बड़ा, तो मुकब्बर वो इसम जो या तो ऐसी चीज को बताए जो बड़ी हो या भारी हो। जैसे बाग, पहले इसको मैं पढ़ देता हूं तब उसके बाद आपको समझ में आएगा, है ना। अब अगला देखिए, इसमें मुसग्गर, इसमें मुसग्गर सगीर से बना, सगीर, सगीर का मतलब होता है छोटा, असगर सबसे छोटा, अकबर सबसे बड़ा, और उसी से बना असगर सबसे छोटा। तो इससे समझ में आ गया। इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, ध्यान से सुनिएगा, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर। इसमें मुकब्बर जो बड़ी या भारी चीज को बताए, इसमें मुसग्गर वो इसम जो किसी छोटी या हल्की चीज को बताए। एक चीज के मुकाबले में दूसरी चीज होनी चाहिए। दो चीज है ना, मान लीजिए एक चीज ये है, एक जैसे मान लीजिए बाग है और उसके मुकाबले में होता है बागीचा, बागीचा। तो बाग के मुकाबले में एक चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज बड़ी है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। एक चीज के मुकाबले में दूसरी चीज होनी चाहिए, जिनमें से एक बड़ी हो और दूसरी छोटी हो, या भारी हो या हल्की हो। तो अब देखिए, जैसे बाग, बाग क्या है, बड़ा होता है, जहां बहुत सारे लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। लेकिन एक आदमी अपना अच्छा घर बनाता है तो उसके सामने क्या है, छोटा सा बागीचा बना लेता है। तो बाग बड़ा होता है और उसके मुकाबले में बागीचा छोटा होता है। तो बाग इसमें मुकब्बर हुआ और बागीचा इसमें मुसग्गर हुआ। तो बाग मुकब्बर, बागीचा मुसग्गर। देग, देग क्या है, जब आप देखते होंगे आपके गांव में या शहर में शादी ब्याह का मौका होता है या कोई दावत वगैरह होती है, तो उसमें क्या है, भोज का खाना बनता है। तो उसमें पार्टी का खाना बनता है, तो ज्यादा आदमियों का खाना बनता है, तो देग में बनाया जाता है। क्योंकि देग क्या है, देग एक बड़ी चीज है। और उसके मुकाबले में घर के अंदर जो खाना बनता है वो देगची में बनता है, देगची। तो देग क्या हुआ, बड़ा हुआ, देगची क्या हुई, छोटी हुई। तो देग इसमें मुकब्बर है और देगची इसमें मुसग्गर है। कटोरा, कटोरा क्या है, बड़ा होता है और उसके मुकाबले में कटोरी होती है। कटोरा जो इतना बड़ा होगा और कटोरी जो छोटी सी होगी। तो कटोरा क्या है, इसमें मुकब्बर है और कटोरी इसमें मुसग्गर है। संदूक, संदूक बड़ा हुआ और उसके मुकाबले में संदूकची, संदूकची। संदूक इसमें मुकब्बर, संदूकची इसमें मुसग्गर। चम्मच, चम्मच बड़ा होता है थोड़ा और उसके मुकाबले में चमची, चमची। तो चमची क्या है, इसमें मुसग्गर है।
तो अब समझिए कि इसमें मुकब्बर जो बड़ी या भारी चीज को बताए, इसमें मुसग्गर जो हल्की या छोटी चीज को बताए। तो बड़ी चीज में जैसे बाग क्या है, बड़ा है, तो इसमें मुकब्बर है, और बागीचा इसमें मुसग्गर है। ऐसे मान लीजिए पेपर में पूछेगा, जैसे एक होता है किताब, किताब, और दूसरा क्या है, किताबचा। किताब, किताब क्या है, बड़ी है, और उसी को अगर छोटे अंदाज में लिख दिया जाए शॉर्टकट में, तो उसको बोलते हैं किताबचा। पंफलेट जो होता है, पैम्फलेट, तो किताबचा। तो किताब बड़ी हुई तो इसमें मुकब्बर, और किताबचा छोटी है तो इसमें मुसग्गर। तो इसमें मुकब्बर, फिर समझ लीजिए, इसमें मुकब्बर जो बड़ी चीज को बताए या भारी चीज को बताए, इसमें मुसग्गर जो हल्की चीज को बताए या छोटी चीज को बताए। मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आप मैट्रिक के अंदर हैं और आप इनको समझ लेते हैं तो इंटर में जब आप जाइएगा तो इंटर में भी आपको ये काम आएंगे। और मैट्रिक में ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। आप पेपर देकर आइएगा और पेपर उठाने के बाद जो है मेरे इस वीडियो को दोबारा देखिएगा आप, और ये सवालात आपके पूछे गए हैं या नहीं गए हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जो है बताइएगा। इसमें साउथ, साउथ का मतलब होता है आवाज। ये अगला है साउथ, साउथ आवाज। जैसे कुरान के अंदर क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना अनकरल अस्वाती लसौतुल हमीर, के दुनिया में सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। आवाजों में सबसे बुरी आवाज कौन सी है, गधे की आवाज है। तो इसमें साउथ, साउथ का मतलब जैसे अगर मुझे बोलना हो कि आपकी आवाज, तो सौतु का, सौतु का, तो साउथ वो इसमें है जो किसी आवाज को बताए। अल्फाज लफ्ज से ही पता चल रहा है। जैसे क्या है, टन टन, घंटी की आवाज है, टन टन। म्याऊ म्याऊ, बिल्ली की आवाज है। काऊ काऊ, कौवे की आवाज है। भों भों, कुत्ते की आवाज है। तो ये बहुत आसान है। इसमें साउथ जो किसी आवाज को बताए, तो जैसे टन टन, म्याऊ म्याऊ, काव काव, भों भों, बस इससे आपको पहचान लेना है कि इनमें से आवाज कौन सी है। तो जो किसी चीज की आवाज होगी उसको इसमें साउथ कहते हैं। ये आता भी है, नहीं भी आता है। तखल्लुस, तखल्लुस उस नाम को कहते हैं जब कोई शायर अपना असली नाम छोड़कर कोई नाम रख ले और वो उस नाम से मशहूर हो जाए। आपने 10वीं की किताब में या 12वीं की किताब में पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए आपका जो पहला चैप्टर है शबनम कमाली, उसमें शबनम कमाली का असली नाम क्या है, मुस्तफा रजा खान है। और शबनम कौन सा इसम है, तो तखल्लुस है। पढ़ा या नहीं पढ़ा? ऐसे सुहेल अजीमाबादी में आप जाइएगा तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि सुहेल अजीमाबादी का असली नाम सैयद मुजीबुर रहमान है और सुहेल तखल्लुस है। तो ये तखल्लुस क्या है? तखल्लुस वो नाम कि जब कोई शायर या कोई अदीब अपना असली नाम छोड़कर शायरी की दुनिया में या उर्दू अदब की दुनिया में या शेर व शायरी में कोई नाम रख ले और उसी नाम से वो मशहूर हो जाए, तो ऐसे नाम को तखल्लुस कहा जाता है। पेपर में सवाल बनता है तखल्लुस की पहचान कीजिए या इनमें से तखल्लुस की मिसाल कौन सी है। तो पहले जब आप इसको समझ लीजिएगा तब इंशाअल्लाह वहां पर जो है आप बहुत ही जल्दी जो है उसको समझ लीजिएगा। जैसे देखिए असद, गालिब। असद किसका तखल्लुस है? असदुल्ला खान, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। गालिब ये भी सवाल बनता है गालिब पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे? तो पहले गालिब असद तखल्लुस करते थे और बाद में गालिब करने लगे। ये दोनों क्वेश्चन बनता है। तो असद क्या है? मिर्जा असदुल्ला खान। असली नाम क्या है? मिर्जा असदुल्ला खान। लेकिन लोग जानते किस नाम से है? गालिब के नाम से जानते हैं। गालिब का जैसे आपको क्या बोला जाता है? गालिब का शेर सुनाइए, तो गालिब का शेर सुनाइए। तो गालिब तखल्लुस है किसका? मिर्जा असदुल्ला खान का। असली नाम है मिर्जा असदुल्ला खान, लेकिन उस नाम को छोड़कर किस नाम से मशहूर हो गए? गालिब के नाम से। तो गालिब इनका तखल्लुस हुआ, असद तखल्लुस है। ऐसे मान लीजिए चकबस्त। चकबस्त आपकी किताब में जो एक नज्म है मनाजिर कुदरत, बिहार बोर्ड 10वीं में मनाजिर कुदरत, ये एक नज्म है। ये इस नज्म को किसने लिखा है? तो चकबस्त ने लिखा है। तो चकबस्त का पूरा नाम क्या है? तो चकबस्त का पूरा नाम है पंडित बिरज नारायण।
पंडित बिरज नारायण, और मशहूर किस नाम से है? चकबस्त के नाम से। तो चकबस्त क्या हुआ? तखल्लुस हुआ पंडित बिरज नारायण का। मजाज, मजाज, मजाज क्या है? तखल्लुस है। किसका? असरारुल हक मजाज, उर्दू के बहुत बड़े शायर है, इंटर के अंदर जो है असरारुल हक मजाज की नज्म जो है वो शामिल है। तो मजाज तखल्लुस हुआ, और ओरिजिनल नाम क्या है? तो ओरिजिनल नाम है असरारुल हक, और मशहूर किस नाम से? मजाज लखनवी। मजाज, जोश, जोश, जोश मलिहाबादी, जोश मलिहाबादी। तो जोश तखल्लुस है, ओरिजिनल नाम क्या है? शब्बीर हसन खां। जोश मलिहाबादी भी जो है इंटर के अंदर जो है इनकी एक नज्म पढ़ाई जाती है, और इनके बारे में इंटर बिहार बोर्ड के अंदर जो है उसमें पढ़ाए जाते हैं। तो अब तखल्लुस वो नाम कि जब कोई शायर अपना असली नाम छोड़कर शायरी की दुनिया में कोई छोटा सा नाम रखे और उससे वो मशहूर हो जाए, तो ऐसे नाम को क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। उसकी मिसालें हैं असद, गालिब, चकबस्त, मजाज, जोश। तो आप इनको रट लीजिएगा। उर्फ, अगला जो पूछा जाता है वो उर्फ है। उर्फ वो नाम जो किसी इंसान का नकली नाम हो। जैसे आप गांव देहात में रहते हैं ना, और या शहर में रहते होंगे, तो शहर वाले बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आपके शहर में नेताओं के या कुछ सियासी हजरात के पोस्टर लगे रहते हैं, तो उसमें नाम लिखा रहेगा असलम खान उर्फ प्यारे मियां, असलम खान उर्फ प्यारे मियां। तो उर्फ रखा रहता है, यानी असली नाम की जगह वो नकली नाम से अपने इलाके में मशहूर है। तो ऐसे नाम को क्या बोलते हैं? उर्फ बोलते हैं। उर्फ वो नाम है जो किसी इंसान का नकली नाम हो। जैसे डब्लू, डब्लू नाम है अब्दुल्ला और लोग उसको बोलते हैं डब्लू। बबलू नाम है क्या? अहमद, और बोलते किस नाम से पुकारते लोग? बबलू। गांव में किस नाम से मशहूर है? लोग उसको बबलू बोलते हैं, बबलू। सोनू, सोनू, मोनू, नाम चुन्नू, चुन्नू, मुन्नू, है ना, चुन्नी। नाम क्या है? फातिमा, और लोग क्या बोल रहे हैं? मुन्नी, मुन्नी। तो ऐसा नाम जो किसी इंसान का नकली नाम हो, उस नकली नाम को उर्फ कहते हैं। उर्फ, जैसे डब्लू, बबलू, सोनू, मोनू, चुन्नू, मुन्नू वगैरह। अगला आता है कुन्नियत। कुन्नियत वो नाम जो किसी रिश्ता को जाहिर करे। पेपर में ऐसे भी पूछेगा कि वो नाम जो किसी रिश्ते को बताए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कुन्नियत कहते हैं, यानी ऐसा नाम जो रिश्ते को बताए, रिश्ता जाहिर करे। जैसे मान लीजिए अबुल हसन, अबू का मतलब होता है बाप, हसन एक का नाम है, यानी एक आदमी जो है, एक लड़का है जिसका नाम है हसन, और उसको लोग बाप के नाम से जानते हैं। तो बाप और बेटे की रिश्ते की बिना पर लोग उसको पहचान रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अबुल हसन, हसन का बाप, हसन का बाप। इब्ने मरियम, इब्न का मतलब होता है बेटा, मरियम, मरियम क्या है? आपके इलाके में मान लीजिए कोई मरियम नाम की औरत है और वो बहुत मशहूर है, वो किसी चीज के अंदर बहुत मशहूर है, और उसका बेटा है कोई, है ना, उसका नाम कुछ और है, लेकिन लोग उसको नहीं जानते हैं, और कोई हादसा हो गया तो कुछ लोगों ने पूछा ये किसका बेटा है? तो लोग क्या बोलेंगे? मरियम का बेटा। लड़के को मां के नाम से लोग जान रहे हैं, तो लड़के का रिश्ता जो है वो मरियम से जाहिर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे इब्ने मरियम, इब्ने मरियम। उख्ते हारून, उख्त बोलते हैं बहन को, उख्त बोलते हैं बेटी को। तो उख्ते हारून नहीं, गलत हो गया, सॉरी। उख्त बोलते हैं बहन को, और बिंत बोलते हैं बेटी को। बिंत, बिंत, उख्त बहन, और बिंत बेटी। तो उख्ते हारून, हारून की बहन, उख्ते हारून, हारून की बहन। बिनते जैद, जैद की बेटी। अबू तुराब, अबू तुराब, अबू मुहम्मद, अबू मुहम्मद। ये जितनी मिसालें मैंने आपको दिया ना, आप इन मिसालों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में मिसाल ही पूछे जाते हैं। आपको मिसालें याद रहेंगी तो आप जो है पेपर अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो कुन्नियत वो नाम जो किसी रिश्ते को जाहिर करे, जैसे अबुल हसन, इब्ने मरियम, उख्ते हारून, बिनते जैद, अबू तुराब, अबू मुहम्मद वगैरह। लक़ब, लक़ब
वो नाम जो किसी इंसान को किसी इंसान की तरफ से दिया जाए। एक होता है लक़ब और एक होता है खिताब। अभी खिताब आपको समझाऊंगा। लक़ब और खिताब दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। लक़ब में क्या है कि कोई ऐसा, मान लीजिए कोई आदमी है और उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है ना, कोई अच्छा गाना गाता है या कोई अच्छी गजल पढ़ता है, किसी की आवाज बहुत सुरीली है, या कोई बहुत अच्छा साइंस जानता है ना, या कोई किसी चीज में बहुत माहिर है, तो उसको कोई नाम दे दिया जाता है, कोई इंसान देने वाला होता है, तो ऐसे नाम को क्या बोलते हैं? लक़ब बोलते हैं। लक़ब वो नाम जो किसी इंसान को किसी इंसान की तरफ से दिया जाए। जैसे मान लो बुलबुले हिंद, हमने किसी को कहा। बुलबुल क्या है? बुलबुल कोयल। कोयल की आवाज क्या होती है? बहुत सुरीली होती है, बहुत अच्छी होती है। और हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान का बुलबुल, हिंदुस्तान का कोयल। तो कोयल की आवाज क्या है? बहुत सुरीली है। अब हम किसी ऐसे आदमी को जिसकी आवाज बहुत अच्छी हो, जो बहुत अच्छा गाना गाता हो, और उसको किसी बड़े आदमी ने नाम दे दिया बुलबुले हिंद, तो वो नाम क्या हो गया? लक़ब हो गया। तो क्यों? किसी इंसान की तरफ से किसी इंसान को दिया गया। शेर बहादुर, शेर बहादुर, शेर क्या होता है? बहुत बहादुर होता है, ताकतवर होता है, निडर होता है। अब कोई आदमी है जो शेर की तरह बहादुर है, डरता नहीं है किसी से, तो उसको क्या लोग बोलेंगे? शेर बहादुर। यानी वो असल में शेर नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो हिम्मत है, जो ताकत है, वो शेर की तरह है, तो लोगों ने उसको शेर बहादुर का लक़ब दे दिया। शेर खान। ऐसे कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करने वाले, कलीमुल्लाह लक़ब दिया गया। ज़बीहुल्लाह, ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह का लक़ब दिया गया। खलीलुल्लाह, खलीलुल्लाह, अल्लाह का जिगरी यार, अल्लाह का जिगरी दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा गया खलीलुल्लाह। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, तो उनको खलीलुल्लाह कहा गया। और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह का लक़ब दिया गया। कलीमुल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लक़ब दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से कोई तूर पर जो है बात की थी, तो अल्लाह से बात करने वाले। तो लक़ब वो नाम जो किसी इंसान को किसी इंसान की तरफ से दिया जाए, तो ऐसे नाम को क्या कहते हैं? ऐसे नाम को लक़ब कहते हैं। उसकी मिसालें हैं, आपको ये मिसालें याद करनी है। बुलबुले हिंद, शेर बहादुर, शेर खान, शेर पठान, कलीमुल्लाह, ज़बीहुल्लाह, खलीलुल्लाह। खिताब उस नाम को कहते हैं जो किसी इंसान को सरकार या हुकूमत की तरफ से दिया जाए। देखिए, लक़ब और खिताब, इन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। लक़ब क्या है? किसी आदमी को किसी आदमी की तरफ से दिया जाता है, चाहे वो ओहदे पर हो या ना हो। लेकिन खिताब क्या है? किसी इंसान को सरकार या हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। सरकार या हुकूमत की तरफ से जो नाम दिया जाएगा उसको खिताब कहते हैं। जैसे आपने उसमें सर सैयद अहमद खान का जो चैप्टर है, उसमें पढ़ा आपने कि सर सैयद को अंग्रेजों ने सर का खिताब दिया। सर, अंग्रेजों ने सर का खिताब दिया। तो सर क्या है? अंग्रेज, उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो अंग्रेजों ने सर सैयद को सर का खिताब दिया था। तो सर खिताब है जो सरकार की तरफ से दिया गया था। तो खिताब उस नाम को कहेंगे जो किसी इंसान को सरकार या हुकूमत की तरफ से दिया जाए, और लक़ब जो किसी इंसान को किसी इंसान की तरफ से दिया जाए। तो पेपर में अगर पूछा जाए कि वो नाम जो किसी इंसान को सरकार या हुकूमत की तरफ से दिया जाए उसको क्या कहते हैं, तो उसको खिताब कहते हैं। उसकी मिसालें अमीर शरीयत, अमीर शरीयत, जैसे बिहार में क्या है? इमारत शरिया है पटना के अंदर, तो उसके जो अमीर होते हैं उनको अमीर शरीयत कहा जाता है। पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, भारत रत्न। भारत में 4 बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं, उनमें सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है। भारत रत्न बिहार के अंदर जैसे अभी कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। कर्पूरी ठाकुर जी जो आपके हिंदी के अंदर जो चैप्टर है ना कर्पूरी ठाकुर के बारे में, उनको अभी जो है बीजेपी सरकार ने जो है भारत रत्न दिया है।
तो भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड जो नागरिक को दिया जाता है। तो भारत रत्न क्या है? सरकार की तरफ से दिया जाता है, भारत सरकार की तरफ से। पद्म भूषण, पद्म भूषण क्या है? भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। पद्म विभूषण भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। पद्मश्री, पद्मश्री भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। ऐसे सर हुकूमत की तरफ से जो नाम अंग्रेजों के जमाने में दिया जाता था। नोबल इनाम दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है ये, नोबल प्राइज, नोबल इनाम। तो नोबल इनाम क्या है? सरकारी इनाम है। साहित्य अवार्ड, साहित्य अवार्ड तो वो नाम जो किसी इंसान को सरकार या हुकूमत की तरफ से दिया जाए उसको खिताब कहते हैं, और वो नाम जो किसी इंसान को किसी इंसान की तरफ से दिया जाए उसको लक़ब कहते हैं। उसकी मिसालें मैंने आपको दी है, आप गौर से इन मिसालों को याद कर लीजिए और वीडियो को 2-3 बार आप देखिएगा। पहले तो एक बार आप पूरे वीडियो को देखकर याद कर लीजिए, गौर से सुन लीजिए। पहले सुनने के बाद उसको कॉपी में उतार लीजिए। अगर टाइम है आपके पास तो कॉपी में नोट कर लीजिए, और अगर कॉपी में नोट नहीं कर सकते हैं तो बार बार उसको सुनिए, मिसालों को याद कर लीजिए, और उसके बाद दूसरी बार वीडियो को देखिए और तीसरी बार देखिए। इंशाल्लाह तीसरी बार में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद बिहार बोर्ड का जो पेपर आपके पास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनमें चले जाइए और वहां उर्दू ग्रामर के जो सवालात पूछे गए हैं फिर उसके बाद जो है उनको हल कीजिए। तब देखिए आपको जो है जल्दी से आप जो है उसको हल कर लीजिएगा। अब पढ़ते हैं फेले माजी। फेले माजी की कई किस्में होती है। एक है फेले माजी करीब, फेले माजी बाईद, फेले माजी इस्तिमरारी, फेले माजी एहतिमाली, फेले माजी तमन्नाई। 6 होते हैं, 6, और उनमें से कुछ के जो है डबल डबल नाम है। जैसे किसी इंसान का डबल नाम होता है ना, आदमी एक ही है लेकिन नाम 2 है, तो ऐसे ही फेले माजी में भी कुछ है। तो इसको हम गौर से, ये जो मैंने आपको जिस पैटर्न पे दिया है आप इस पैटर्न पे ही याद कीजिए। आपको इतना सारा समझने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे चैनल में जाकर जो वीडियोस को आप देखते हैं और 1-1 घंटा 2-2 घंटा आप वीडियो को देखते हैं और आपको उससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि बिहार बोर्ड में आपको समझने से ज्यादा इस पैटर्न पे आप नंबर लाने के लिए ना पढ़ रहे हैं। अभी तो आपको समझने का वक्त नहीं है, समझने के लिए तो पूरा साल था। अभी आप बिहार बोर्ड में कैसे अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएं, कैसे आप पास हो जाएं, है ना, 90+ 99% आप नंबर हासिल कर ले। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 99 नंबर हासिल कर चुके हैं 3 महीने की तैयारी में। मैं आपको, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको सर्टिफिकेट भेज दूंगा बच्चों के, आप देख सकते हैं, आप बच्चों से बातें कर सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं। चैनल में मेरा नंबर है वीडियो के अंदर, आप वहां जाकर मेरे नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं। और आप अगर कहेंगे तो मेरे जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे आपकी बात करा सकता हूं। मात्र 3 महीने 2.5 महीने की तैयारी में 96, 98, 99, 95 और कमजोर से कमजोर बच्चे जो है वो 85 नंबर हासिल करते हैं। और उर्दू ग्रामर का मैं जितना पढ़ाता हूं उतना ही बिहार बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। और आप मेरे वीडियो को देखने के बाद बिहार बोर्ड के जो जितने भी पेपर हैं 2024 का, 2023 का, 2022 का, 2021 का, 2020 का, 2019 का जाकर मिला लीजिए कि मेरे जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या उन्हीं से सवालात बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो मैं जिस पैटर्न पे आपको बता रहा हूं उसी पैटर्न पे आपको याद करना है। सबसे पहले समझते हैं फेल किसको बोलते हैं। फेल बोलते हैं काम को। जब हम कोई काम करते हैं ना तो उसको फेल बोलते हैं। जैसे हिंदी में क्रिया बोलते हैं और इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। जैसे मान लो मैं खाना खाता हूं, तो यहां पे काम कौन कर रहा है? काम मैं कर रहा हूं, तो मैं हूंगा फाइल, काम करने वाला। और काम क्या किया जा रहा है? खाने का। और काम हो क्या रहा है? जो खाना। तो ये हुआ फेल। फेल, फाइल, मफऊल, आगे समझाऊंगा। फेल, फाइल, मफऊल। फेल क्या होता है, फाइल किसे कहते हैं, मफूल किसे कहते हैं, ये आगे समझाऊंगा। ये क्योंकि आता भी है नहीं भी आता है, ये इंटर के क्वेश्चन में जो है ये सब पूछा जाता है। लेकिन ये मैट्रिक के अंदर जो है ना, ये जितना अभी मैं अभी तक पढ़ा रहा हूं इन्हीं में से क्वेश्चन बन रहे हैं, और जितना मैं दूंगा आपको ये टोटल मैट्रिक के अंदर जो है पूछे जाते हैं ये सब। चलिए अब हम समझते हैं जमाना 3 प्रकार का होता है। या तो काम हमने पिछले जमाने में किया होगा, या काम अभी कर रहे होंगे, है, या काम आने वाले वक्त में
करेंगे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल। जैसे इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो फेले माजी क्या है? पास्ट है, भूतकाल, यानी ऐसा काम जो हमने पिछले जमाने में किया है, ऐसा काम जो हमने पिछले जमाने में किया है, ऐसे काम को फेले माजी कहते हैं। माजी यानी गुजरे हुए जमाने में हमने कोई काम किया, ठीक है। माजी बोलते हैं पुराने। जैसे आपको कोई बोले कि आप अपने माजी का कोई वाकया सुनाइए, अपने माजी का, यानी माजी जो आपकी जिंदगी गुजर गई है, उस जिंदगी में आपके साथ कोई घटना, कोई हादसा या कोई वाकया पेश आया है, तो उसको सुनाइए। तो फेले माजी वो काम जो गुजरे जमाने में हुआ हो, ऐसे फेल को फेले माजी कहते हैं। अब उसकी कई किस्में हैं। अब देखिए फेले माजी, इसका दूसरा नाम है फेले माजी मुतलक। इसका दो नाम है, मैंने आपको बोला ना, आदमी एक है लेकिन नाम डबल है। कभी पूछेगा फेले माजी की पहचान कीजिए और कभी पूछेगा फेले माजी मुतलक की पहचान कीजिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आदमी एक है, नाम डबल है। फेले माजी मुतलक, वो आया, वो गया, उसने मारा, उसने दिया। अब फेले माजी करीब, वो आया है, उसने मारा है, वो आ चुका है। फेले माजी बाईद, करीब जो थोड़ा पहले हुआ हो, बाईद जो उससे पहले हुआ हो। वो आया था, उसने मारा था, उसने दिया था। तो आपको याद कैसे करना है? आपको पहले इन तीनों को रटना है। ये तीन है, इनको आपको रटना है पहले। फेले माजी करीब, फेले माजी बाईद, फेले माजी करीब, फेले माजी बाईद। अब एक एक मिसाल याद करनी है। वो आया है, वो आया था। पहले में देखिए, पहले में क्या है नहीं लगा हुआ है। दूसरे में क्या है लगा हुआ है। तीसरे में क्या है? था लगा हुआ है। तो आपको रटना कैसे है? वो आया है, वो आया था। ये तीन अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इन तीनों को अच्छी तरह से पेपर में पहचान लीजिएगा। जैसे आप मान लीजिए अगर पेपर में पूछा उसने दिया, तो उसने दिया किस में गया? इस वाले में गया, इसमें है नहीं लगा हुआ। उसने दिया, उसने दिया है, उसने दिया था। उसने मारा, उसने मारा, उसने मारा है, उसने मारा था। उसने खाया, वो खाया है ना, वो खाया है, वो खाया था। उसने बोला है, उसने बोला था। वो सुना, उसने सुना है, उसने सुना था। मैंने कहा है, मैंने कहा था। तो आपको ऐसे याद करना है इस पैटर्न पे। वो आया है, वो आया था, और ऐसे पहचानना है। वो आया है, वो आया था। वो गया है, वो गया था। उसने मारा है, उसने मारा था। उसने दिया है, उसने दिया था। ठीक है। तो फेले माजी दो नाम है, फेले माजी मुतलक, फेले माजी करीब, फेले माजी बाईद। आपको ऐसे रट लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले इसी पैटर्न पे याद करना है, क्योंकि ये थोड़ा समझना कठिन है। अगर आप समझेंगे तो पेपर आपसे हल नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप रट लेते हैं और उदाहरण याद करके फिट बिठाते हैं। अब अगला आता है, ये तीन हो गया। अब इन तीनों को देखिए। फेले माजी इस्तिमरारी, फेले माजी इस्तिमरारी या ना तमाम। इस्तिमरार का मतलब होता है कंटिन्यू होना, किसी काम का लगातार होना, यानी ऐसा फेले माजी जो लगातार हो रहा हो। जैसे देखिए, वो आता था, यानी एक बार नहीं, एक बार से ज्यादा, कई बार वो आता था, है ना। घर में मान लो कुछ हो गया, चोरी हो गई, मान लो कोई सामान चोरी हो गया। अब किसी लड़के का नाम आया, तो अब पूछा किसी ने, क्या वो आया था? तो आया था इसमें चला जाएगा फेले माजी बाईद में, यानी एक बार आया था। क्या वो आता था? क्या वो आता था? वो आता था यानी बार बार आता था, लगातार हो रहा है। वो आता था, है ना। वो पढ़ता रहता था, वो जाता रहता था। पेपर में फेल हो गया, क्यों? वो खेलता रहता था, बार बार, पिछले जमाने में लगातार खेलता था, जाता रहता था, पढ़ता रहता था, सुनता रहता था, वो आता रहता था,
وہ جاتا رہتا تھا. تو جس میں کام لگاتار ہوگا وہ فعل ماضی استمراری ہے, اور اسی کا دوسرا نام ہے ناتمام. دوسرا نام کیا ہے؟ ناتمام. دو نام ہے, فعل ماضی استمراری یا فعل ماضی ناتمام. پیپر میں پوچھے گا فعل ماضی استمراری کی مثال بتائیے یا فعل ماضی ناتمام کی مثال بتائیے. نام ایسے لے لیجئے, فعل ماضی استمراری, فعل ماضی ناتمام, ایک نام ہے. اگلا فعل ماضی احتمالی. فعل ماضی احتمالی, احتمال کا مطلب ہوتا ہے شک, مجھے اس میں احتمال ہے, یا اسی کا دوسرا نام ہے شکیہ. تو پیپر میں کیا پوچھے گا؟ فعل ماضی شکیہ کی پہچان کیجئے, یا پوچھے گا فعل ماضی احتمالی کی مثال بتائیے. آدمی ایک ہے, نام ڈبل ہے, یعنی ایسا فعل ماضی جس میں شک ہو. جیسے سمجھیے اس نے مارا ہوگا, اس نے مارا ہوگا. اب مارا یا نہیں مارا پتہ نہیں, شک ہو رہا ہے. اس نے چوری کی ہوگی, چوری کی یا نہیں کی کنفرم نہیں ہے, شک ہے. تو ایسے فعل کو فعل ماضی احتمالی یا شکیہ کہتے ہیں. اس نے لیا ہوگا, اس نے دیا ہوگا, اس نے چوری کی ہوگی, اس نے بولا ہوگا, اس نے سنا ہوگا, وہ گیا ہوگا, اس نے لیا ہوگا, اس نے دیا ہوگا, اس نے کہا ہوگا, ہوگا لگا رہے گا, شک. تو ایسے یاد کر لیجئے گا آپ, اس نے مارا ہوگا, اس نے لیا ہوگا, اس نے دیا ہوگا. اگلا آتا ہے فعل ماضی تمنائی یا شرطی. تمنا ایسا فعل ماضی جس میں تمنا ہو, آرزو ہو یا شرط ہو. تو اس کا دو نام ہے, فعل ماضی تمنائی یا شرطی. جیسے دیکھیے کاش وہ آتا, کاش وہ آتا. مٹھائی بٹ رہی تھی, اب وہ نہیں آیا تو اس کو نہیں ملی مٹھائی, لیکن کسی آدمی نے کہا کاش وہ آتا, وہ آتا تو اس کو مٹھائی مل جاتی. تمنا ہے, آرزو ہے, یا شرط بھی ہو سکتا ہے. آنا شرط ہے نا, آتا تو اس کو مٹھائی ملتی. تو کاش وہ آتا. کاش میں پڑھتا, نمبر میں میرے پیپر میں میرے نمبر کم آ گئے, تو اب میں کیا تمنا کروں گا؟ کاش میں پڑھتا, یعنی اگر میں پڑھ لیتا تو کیا ہوتا؟ اچھے نمبر حاصل کر لیتا. اگلا ہے فعل حال. دیکھیے آپ کو اس کی تعریف نہیں سمجھنی ہے. فعل ماضی جو کام پچھلے زمانے میں ہوا ہو, ٹھیک ہے, اس کی 6 قسمیں ہیں, اور اس میں کئی نام بھی ہے, ایک کا ڈبل نام ہے, تو آپ اس کو دیکھیے گا. اس کے بعد آتا ہے فعل حال, یعنی ایسا فعل جو ورتمان میں ہو رہا ہو, ابھی چل رہا ہو. اس کی مثال کیا ہے؟ وہ آتا ہے, وہ آ رہا ہے. وہ آتا ہے یعنی وہ ابھی کام ابھی چل رہا ہے. وہ آتا ہے, وہ جاتا ہے, وہ پڑھتا ہے, وہ لکھتا ہے, وہ سنتا ہے, وہ بولتا ہے, وہ دیکھتی ہے, وہ رہتی ہے, وہ پڑھتی ہے, وہ پڑھ رہی ہے, وہ لکھ رہی ہے, وہ بول رہی ہے, وہ جا رہی ہے, وہ سن رہی ہے. یہ سب کیا ہے؟ فعل حال ہے. تو یہ مثال میں نے آپ کو دیا ہے, اس کو آپ کو یاد کرنا ہے اور اسی پیٹرن پہ آپ کو سمجھنا ہے. وہ آتا ہے, وہ جاتا ہے, وہ لکھتا ہے, وہ پڑھتا ہے, وہ بولتا ہے, وہ سنتا ہے, وہ آ رہا ہے, وہ آ رہی ہے, وہ جا رہی ہے, وہ لکھ رہی ہے, وہ بول رہی ہے, وہ سن رہی ہے. تو اگلا فعل مستقبل, یعنی ایسا فعل جو بھوشیہ کال میں ہوگا, جو فیوچر میں, آنے والے وقت میں. جیسے وہ آئے گا یعنی بعد میں آئے گا, وہ جائے گا, وہ سنے گا, وہ لکھے گی, وہ بولے گی, وہ پڑھے گی, وہ دیکھے گی, میں بولوں گا, میں سنوں گا, ہم گائیں گے, ہم جائیں گے, ہم پڑھیں گے, ہم دیکھیں گے, ہم سوچیں گے, ہم بولیں گے. یہ سب کیا ہے؟ گا گے گی لگا ہوا ہے, یعنی کام بھوشیہ میں ہوگا, ابھی نہیں, فیوچر میں ہوگا. تو جو کام فیوچر میں ہو اس کو کہتے ہیں فعل مستقبل. تو 3 ہو گیا, فعل ماضی, فعل حال, فعل مستقبل. ابھی تک جتنا میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس میں سے لگ بھگ آپ کے 20 سے 25 کوسچن بہار بورڈ میں بنیں گے. 25 کوسچن تو اس میں سے کنفرم ہے, میٹرک کے پیپر میں 25 سوالات آپ کے ان میں سے حل ہو جائیں گے. فعل امر, امر بولتے ہیں حکم کو, آرڈر کو, ہے نا. قرآن میں ہے ان الامر کلہ للہ, یعنی کہ سارا کا سارا آرڈر جو ہے
وہ اللہ کے لیے ہے. تو فعل امر ایسا فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے یا درخواست کیا جائے. یعنی مان جیسے میں بولوں آؤ آؤ ہے نا, ایک گلاس پانی لاؤ لاؤ, تو لاؤ کیا ہے؟ کسی بچے کو میں جب بولوں پانی لانے کے لیے تو یہ درخواست ہے, گزارش کی جا رہی ہے کہ میرے لیے ایک گلاس پانی لاؤ. تو لاؤ فعل امر ہے نا. یہاں آؤ, یہاں آؤ, تو آؤ کیا ہے؟ حکم ہے. بچے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہاں آؤ ہے نا. جاؤ, یہاں سے جاؤ, جاؤ فعل امر ہے, حکم دیا جا رہا ہے. پڑھو پڑھو حکم دیا جا رہا ہے. لکھو, دیکھو, بولو, سنو, بولیے, سنیے, کہیے ہے نا. تو فعل امر ایسا فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے یا درخواست کیا جائے, تو ایسے فعل کو کہتے ہیں فعل امر. جیسے ہے نا سوالات پوچھے جاتے ہیں بہار بورڈ میں, میرے لیے ایک گلاس پانی لاؤ ہے نا, یہ کون سا فعل ہے؟ تو یہ فعل امر ہے. میرے لیے خط لکھ دو, لکھ دو, تو لکھ دو فعل امر ہے. کتاب پڑھو, کتاب پڑھو, تو پڑھو کیا ہے؟ فعل امر ہے. اگلا ہے فعل نہیں, ایسا فعل جس میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا جائے. فعل امر میں کیا ہے؟ حکم دیا جائے یا درخواست کیا جائے, اور فعل نہیں میں منع کیا جائے. جیسے مت بولو, مت بولو منع کیا جا رہا ہے بولنے سے. مت سنو, سننے سے منع کیا جا رہا ہے. مت دیکھو, وہاں مت جاؤ. یہ کتاب مت پڑھو, یہ کام مت کرو, یہ کام مت کرو. شور مت مچاؤ, گانا مت سنو, فلم مت دیکھو. تو مت مت لگا کر کیا منع کیا جا رہا ہے. تو ایسا فعل جس میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا جائے اسے بولتے ہیں فعل نہیں. موضوع اور محمل کسے کہتے ہیں؟ موضوع با معنی لفظ کو موضوع اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں. یعنی ایسا لفظ جس کے کوئی معنی نکلتا ہو تو ایسے لفظ کو کیا کہیں گے؟ موضوع کہیں گے. اور جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے ایسے اس لفظ کو محمل کہتے ہیں. جیسے سمجھیے, جیسے آپ نے سنا ہوگا کہا جاتا ہے روٹی ووٹی, تو روٹی کا کیا ہے مطلب سمجھ میں آتا ہے, تو روٹی کیا ہے؟ موضوع ہے. اور ووٹی, روٹی ووٹی, تو روٹی موضوع اور ووٹی محمل, کیونکہ ووٹی کا کوئی معنی نہیں ہے. جیسے فائدہ, ایک ساتھ بولا جاتا ہے نا, فائدہ وائدہ, فائدہ وائدہ, تو فائدہ ایک معنی ہے اس کا, تو فائدہ موضوع ہے اور وائدہ محمل ہے کیونکہ وائدہ کا کوئی مطلب نہیں ہے. ایسے کرسی ورسی, تو کرسی کیا ہے؟ ایک مطلب ہے اس کا, ایک معنی ہے, تو کرسی موضوع ہے اور ورسی ورسی محمل ہے. ایسے لوٹا ووٹا, لوٹا ووٹا, تو لوٹا کا معنی ہے, لوٹا ایک ایسا لفظ ہے جس کا کچھ مطلب سمجھ میں آتا ہے, تو لوٹا موضوع ہوا اور ووٹا محمل ہوا. جیسے گھر ور, گھر ور, تو گھر کیا ہے؟ موضوع ہے, گھر موضوع اور ور محمل, موضوع ور محمل. اب آتا ہے جملہ خبریہ, یعنی ایسا جملہ جس میں کسی کام کے کرنے کی خبر دی جائے, جس میں کسی کام کی خبر دی جائے تو ایسے جملے کو کیا کہیں گے؟ جملہ خبریہ. جیسے احمد کل آیا تھا, احمد کل آیا تھا, احمد کل چلا گیا تھا, احمد نے کل اپنا کام کر لیا تھا, احمد کل بیمار ہو گیا تھا. تو اس میں کیا ہے؟ کسی کام کے کرنے کی یا ہونے کی خبر دی جا رہی ہے, تو ایسے جملے کو جملہ خبریہ کہتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے جملہ استفہامیہ. استفہام یعنی ایسا جملہ جس میں سوال کیا جائے, ٹھیک ہے, تو ایسے جملے کو کیا کہیں گے؟ جملہ استفہامیہ. جیسے تم کب آؤ گے, تم کب آؤ گے, تو سوال کیا جا رہا ہے کہ تم کب آؤ گے. اس کے بعد آتا ہے جملہ فجائیہ یا استعجابیہ, یعنی ایسا جملہ جس میں کوئی کام اچانک ہو جائے, جس میں کوئی کام اچانک ہو جائے, ایسے کو کیا کہتے ہیں؟
فجائیہ یا استعجابیہ، استعجابیہ جیسے آہ وہ مر گیا. تو اس میں کیا ہے، مرنے کے بعد جب کسی کو خبر دی جاتی ہے تو اس کو افسوس ہوتا ہے، آہ ایسا ہو گیا، او ایسا ہو گیا. تو ایسے کو کیا بولتے ہیں، ایسے جملے کو جملہ فجائیہ یا استعجابیہ کہتے ہیں. جملہ ندائیہ، ندا کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی کو آواز دینا، کسی کو پکارنا. تو جملہ ندائیہ ایسا جملہ جس میں پکارا جائے، جس میں کسی کو بلایا جائے، جیسے اے بچوں کتاب پڑھو، اے بچوں کتاب پڑھو. تو اے بچوں یہ کیا ہے، جملہ ندائیہ ہے، پکارا جا رہا ہے کسی کو. تو اس طرح کے جو جملے ہوں گے اس کو جملہ ندائیہ کہا جاتا ہے. اب سمجھتے ہیں فعل، فاعل، مفعول کسے کہتے ہیں. فعل، فاعل، مفعول. دیکھیے فعل جو ہوتا ہے نا وہ کسی کام کو بولتے ہیں. جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کام کو کرنا فعل کہلاتا ہے. اور جو کام کرے گا، کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے، فاعل. اور کام کا اثر جس پہ پڑے گا اس کو مفعول کہا جاتا ہے. جیسے مثالوں سے سمجھیے، احمد کتاب پڑھتا ہے، احمد کتاب پڑھتا ہے. تو کام کون سا ہو رہا ہے، پڑھنے کا. تو یہ فعل ہے، فعل. پڑھتا ہے فعل حال ہے، ٹھیک ہے، فعل حال. اب اس کے بعد کتاب کون پڑھ رہا ہے، احمد. تو احمد کیا ہے، فاعل ہے، فاعل. اور احمد جو پڑھ رہا ہے اس پڑھنے کا اثر کس پہ ہو رہا ہے، کتاب پر. تو کتاب مفعول، مفعول. تو فعل، کام، فاعل اس کام کو کرنے والا، اور مفعول اس کام کا اثر جس پر پڑے گا اس کو مفعول کہیں گے. جیسے مان لیجئے ہے نا، درزی کپڑا سیتا ہے. تو کام کیا ہے، سینا، سیتا ہے. کون سی رہا ہے نا، سیتا ہے فعل ہے. کون سی رہا ہے نا، تو درزی سی رہا ہے. تو درزی فاعل ہوا، کام کرنے والا. اور سینے کا اثر درزی کے ذریعے جو ہو رہا ہے وہ کس پہ پڑ رہا ہے، کپڑے پہ. تو کپڑا مفعول ہوا. درزی کپڑا سیتا ہے. تو سیتا ہے فعل، درزی فاعل، اور کپڑا مفعول. ایسے سمجھیے احمد خط لکھتا ہے. کون لکھ رہا ہے نا، لکھتا ہے. تو لکھتا ہے فعل ہے، احمد فاعل ہے کام کرنے والا، اور خط کیا ہے، مفعول ہے. اب ہم سمجھتے ہیں صفت موصوف. یہ بھی پوچھا جاتا ہے صفت موصوف. صفت وہ اسم جس سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو. موصوف وہ اسم ہے جس کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو. اب سمجھیے، جیسے مثالوں سے سمجھیے، یہ پھل میٹھا ہے. تو اس میں میٹھا ایک خوبی ہے. تو میٹھا کیا ہوا، صفت ہوا، صفت میٹھا. اب میٹھا کیا چیز ہے، تو پھل میٹھا ہے. تو پھل موصوف، موصوف صفت، موصوف صفت ہے نا. یہ پھل میٹھا ہے. تو پھل کے بارے میں، میٹھا وہ اسم جس سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی ہے نا، یہ اچھائی یا برائی کو بتا رہا ہے کہ پھل کیسا ہے. تو پھل میٹھا ہے. تو میٹھا ہونا ایک خوبی ہے، اچھائی ہے نا. اور کس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے، پھل کے بارے میں. تو میٹھا صفت ہوا، پھل موصوف ہوا. اب یہاں سمجھیے، نئی گاڑی، نئی گاڑی ہے نا. تو نئی کیا ہے، ایک خوبی ہے، صفت ہوا. کس کے، کون سی چیز نئی ہے، تو گاڑی نئی ہے. تو گاڑی موصوف، صفت موصوف. اب جیسے پرانا دوست، پرانا دوست. پرانا کیا ہے، ایک خوبی ہے. تو پرانا صفت ہوا ہے نا، پرانا صفت. اور پرانا کیا ہے، دوست ہے. تو دوست ہو گیا موصوف، موصوف ہے نا. نیا مکان، تو نیا صفت، مکان موصوف. یعنی صفت خوبی کو، خوبی یا خامی، اچھائی یا برائی جو ہوگی اس کو صفت بولیں گے. اور موصوف جس کے بارے میں کہا جائے، جیسے لڑکا برا ہے،
تو برا کیا ہے؟ ایک برائی ہے، تو برائی صفت ہے. اور کون برا ہے؟ لڑکا، تو لڑکا موصوف ہے نا. خوبصورت قلم، تو خوبصورت کیا ہے؟ صفت ہے. اور کون سی چیز خوبصورت ہے؟ قلم خوبصورت ہے، تو قلم موصوف. تو اس میں صفت وہ اسم جس سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو، موصوف وہ اسم جس کی اچھائی یا برائی ظاہر کی جائے. تو یہ ہوا اس میں صفت اور موصوف. ضمیر، اس میں ضمیر. اب کچھ ہی بچ گئے ہیں بس. یہ لاسٹ میں آپ کو جو ہے اردو گرامر کا دے رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے آپ کو تھوڑا بہت جو ہے یہ زید ازداد، واحد جمع، مترادفات یہ سب بتا دیتا ہوں. اس میں ضمیر وہ کلمہ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو، وہ کلمہ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو. جیسے وہ، اس، اسے، انہیں، میں. وہ، اس، اسے، انہیں، میں. اس کو سمجھیے. جیسے تم میرے ساتھ ان کے گھر گئے. تم میرے ساتھ ہے نا، یہ جو ہوتا ہے نا وہ ہے نا اس، تم، تو تم کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہے کہ تم میرے ساتھ ان کے گھر گئے. وہ اچھے ہیں، وہ اچھے ہیں. تو وہ، اسے، انہیں یہ سب کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہے. اس کے بعد آتا ہے اس میں اشارہ. نام سے پتہ چل رہا ہوگا اشارہ یعنی ایسا اسم جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرے، اس اشارے کو بتائے. وہ اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. جیسے یہ، وہ، اس. جیسے وہ ایک کتاب ہے، میں نے اشارہ کیا نا، وہ ایک کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے. وہ سب آدمی ہے، یہ سب عورتیں ہیں ہے نا. وہ سب کون ہے، یہ سب کون ہے. تو یہ کیا ہے؟ اشارہ کرنے کے لیے. تو ایسا اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو اس میں اشارہ کہتے ہیں. جو ہے میں آپ کو واحد جمع وغیرہ بتا رہا ہوں. تو دیکھیے واحد کس کو بولتے ہیں؟ واحد ایک کو بولتے ہیں، اور جمع بہت ساری چیزوں کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز اس کو بولیں گے واحد، اور اسی کی بہت ساری چیزیں ہو جائے تو اس کو بولیں گے جمع. تو رزق، رزق روزی کو بولتے ہیں. رزق کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ارزاق. رزق، ارزاق. ضلع، ضلع بولتے ہیں ڈسٹرکٹ کو، تو ضلع کی جمع ہوتی ہے اضلاع، اضلاع. صوم، روزے کو بولتے ہیں روزہ. صوم، صوم کی جمع ہوتی ہے صیام، صیام. رائے، رائے بولتے ہیں اوپینین کو. اوپینین ہے نا، واٹ از یور اوپینین، آپ کی رائے کیا ہے. تو رائے اس کی جمع ہوتی ہے آرا. بہت سارے لوگوں کی رائے کو آرا کہتے ہیں. خط، خط اس کی جمع ہوتی ہے خطوط. خط، خطوط. وجہ، وجہ یعنی سبب، کارن اس کی جمع ہوتی ہے وجوہ، وجوہ. تجویز، تجاویز، تجویز، تجاویز. تاجر کاروباری کو بولتے ہیں، ویاپاری کو. اس کی جمع ہوتی ہے تجار. تاجر، تجار. برہان، براہین. برہان دلیل کو بولتے ہیں، براہین بہت ساری دلیلیں. جواب، جواب کو بولتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے جوابات. صورت، صورت، سور، سور. ذکی، اذکیہ، اذکیہ. خاتون، خواتین. خاتون ایک عورت، خواتین بہت ساری عورت. حیوان جانور کو، حیوان، حیوانات. شک، شکوک. حرکت، حرکات. حکیم، حکما. حکیم، حکما. وقت، اوقات. ملت، ملل. ملت کی جمع ملل، ملل. ابھی اور واحد جمع ہے استاد. استاد واحد ہے، ایک کو بولتے ہیں، اور بہت سارے استاد جو ہوتے ہیں ان کو اساتذہ. استاد، اساتذہ. تصویر، تصاویر. تصویر، تصاویر فوٹو کو بولتے ہیں. امت، امم. امت، امم. امم یعنی مسلمان ایک امت ہے، اس کی جمع ہوتی ہے امم. فقیر ضرورت مند کو بولتے ہیں، فقیر کمزور غریب کو. فقراء، فقراء بہت سارے محتاج لوگ. فقیر کی جمع فقراء. غرض، اغراض. غرض، اغراض. حاکم، حاکم. حکام، حکام. ادب، آداب. ولی، اولیاء. ولی اللہ کے دوست کو بولتے ہیں، بزرگ کو. اولیاء. خیال، خیالات، خیالات. حال، احوال. حال چال بولتے ہیں نا، حال چال. احوال. فن، فنون. فن، فنون. مرض بیماری کو بولتے ہیں، مرض، امراض. کتاب، کتاب کی جمع ہوتی ہے کتب. کتب، کتاب،
कुतुब, बाब दरवाजा, उसकी जमा होती है अबवाब, बाब अबवाब। कौल अकवाल, कौल बोलते हैं कहावत को, कहने को। कौल ये किसका कौल है ना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। कौल अकवाल। अब हम कुछ जो है अजदाद पढ़ते हैं। जिद, जिद उल्टे को बोलते हैं, यानी ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के उल्टे हो, है ना, उसको बोलते हैं अजदाद। जैसे लड़का लड़की बिल्कुल अलग अलग है, लड़का लड़की, मर्द औरत एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हो उनको जिद यानी अजदाद कहा जाता है। तो देखिए, खास आम, खास आम, बुलंद पस्त, बुलंद ऊपर को बोलते हैं, पस्त नीचे को बोलते हैं। तुलू सूरज निकलने को बोलते हैं, गुरूब सूरज डूब जाने को बोलते हैं। खुश्क सूखा हुआ, तर गीला, खुश्क तर, खुश्क तर। हाजिर गायब, हाजिर गायब, हाजिर जो मौजूद हो, गायब जो गैर हाजिर हो। बीना नाबीना, बीना जिसको दिखता हो, नाबीना जो अंधा हो। जदीद कदीम, जदीद नया, कदीम पुराना। जाहिल अनपढ़, आलिम पढ़ा लिखा। दाना, दाना समझदार और नादान जो ना समझ हो। बाहर समुंदर को बोलते हैं, बाहर बर, कुरान में है ना, फिल बर्री वल बहरी, फिल बर्री वल बहरी, खुश्की और तरी में, फिल बर्री वल बहरी। तो बाहर बोलते हैं समंदर को, और बर, बर खुश्क को बोलते हैं, सूखे हुए को। इज्जत, इज्जत जिल्लत, जिल्लत आगाज अंजाम, आगाज तुमने इस काम को आगाज किया है, तुम ही इसके अंजाम तक पहुंचाओगे। आगाज अंजाम। मशरिक मगरिब, वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, कुरान के अंदर है, दोनों एक ही जगह है। वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब फअइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। मशरिक मगरिब। आला, आला सबसे ऊंचा, अदना सबसे नीचे। शरीफ, शरीफ अच्छा, रजील घटिया, शरीफ रजील। हकीकी जो सचमुच में हो, वास्तव में हो। मजाजी, हकीकी मजाजी। नूर जुल्मत, जुल्मत नूर रोशनी, जुल्मत अंधेरा। करीब जो पास में हो, बाईद जो दूर में हो, करीब बाईद। कुफ्र ईमान, कुफ्र ईमान। मुस्बत, मुस्बत सकारात्मक पॉजिटिव, मनफी नकारात्मक निगेटिव। मुस्बत मनफी, मुस्बत मनफी। मुद्दाई, मुद्दाआ अलै, मुद्दाई दावा करने वाला, जिसने दावा किया है। अब मुद्दाआ अलै जिस पर दावा किया जाए, मुद्दाई मुद्दाआ अलै। फतह, फतह बोलते हैं जीत को। शिकस्त, शिकस्त हार, फतह शिकस्त। कसरत, कसरत बहुत ज्यादा है। किल्लत, किल्लत कमी, यहाँ पानी की किल्लत है यानी पानी की कमी है, यहाँ पानी की कसरत है यानी पानी बहुत ज्यादा है। जहमत, जहमत दुख तकलीफ। रहमत, ये अल्लाह की रहमत है, तुम मेरे लिए जहमत हो, तुम मेरे लिए जहमत हो यानी परेशानी का कारण हो। रोज, शब, शब बोलते हैं रात को, जैसे अभी आएगा ना शबे बारात, शब, शब यानी रात, रोज दिन, रोज शब। अजीज प्यारा, अजीज। जलील जो घटिया हो। खलवत, खलवत तन्हाई में, अकेले में। जलवत सबके सामने। सखी जो खर्च करने वाला हो। बखील कंजूस, सखी बखील। मोमिन ईमान लाने वाला। काफिर इनकार करने वाला। अर्ज, अर्ज धरती को बोलते हैं, जमीन को। समा आसमान, अर्जो समा, अर्ज समा। इल्म, इल्म बोलते हैं जानकारी को, नॉलेज को। जहल, जहल जाहिलियत, ना जानने को बोलते हैं जहल। इल्म जहल। बका, बका बाकी रहने वाला, बका बाकी रहना। फना खत्म होना। सिद्क, सिद्क बोलते हैं सच्चाई को। सिद्क किज्ब, किज्ब झूठ को। मुमकिन जो मुमकिन हो, पॉसिबल हो, जो हो सके। नामुमकिन इम्पॉसिबल, जो ना हो सके। अकबर सबसे बड़ा, अकबर। असगर सबसे छोटा। तो ये आपको मैंने मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए जो है
उर्दू ग्रामर के जो क्वेश्चन आते हैं उन तमाम क्वेश्चनों की मैंने आपको तैयारी कराई है। आप इन तमाम क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखिए। 35 से 40 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला, 35 से 40 सवालात आपके इनसे टकराएंगे। आप इन सबको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। और उसके बाद एक मैंने छोड़ दिया है अभी मुजक्कर और दूसरा छोड़ा है मैंने मुअन्नस। ये इसलिए छोड़ दिया, मुजक्कर बोलते हैं मेल को और मुअन्नस बोलते हैं फीमेल को। इसलिए छोड़ दिया कि जो बिहार के बच्चे हैं वो आमतौर पर ये कर नहीं पाएंगे उसमें। क्यों? क्योंकि मुजक्कर मुअन्नस जो है ना, ये आप रट नहीं सकते हैं, ये कहने की चीज है। जैसे रोटी पक रही है, तो रोटी पक रही से पता चलता है कि ये मुअन्नस है ना। वो आ रहा है, वो आ रहा है, इससे पता चलता है कि वो मुजक्कर है। ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है, तो मेरा क्या है? मुजक्कर है। ये मेरी किताब है, मेरी, तो मेरी से पता चल रहा है कि किताब मुअन्नस है। तो बिहार के बच्चे जो है आमतौर पर उनकी जबान में जो है मुजक्कर और मुअन्नस का इम्तियाज नहीं होता है। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप मुजक्कर और मुअन्नस वाला सवाल ना करें। अगर आप गांव देहात के इलाके से आते हैं तो इस सवाल को आप ना करें, क्योंकि आपका यह सवाल तकरीबन 90% गलत चला जाएगा। उसके अलावा 100 सवाल है, आपको 50 करने हैं। तो जो मैंने आपको ये सब सवालात दिए हैं ना, और जो किताब के सवालात हैं, मेरे वीडियो में जाकर देखिए, बिल्कुल A to Z आने वाले सवालात हैं। आप उन्हीं सवालों की तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह 100 में से 50 आपके बिल्कुल सही जाएंगे। उसके बाद आपसे दरखास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप जितना कमेंट करेंगे यूट्यूब है वीडियो को उतना वायरल करेगा। बॉक्स में जाके कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत से ये सब तैयार कर रहा हूं और मैं उर्दू की खिदमत के लिए ही ये सब कर रहा हूं। तो आप वीडियो में जाके कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो आपकी मेहनत से जो है मेरा वीडियो वायरल होगा, लोग देखेंगे, तो मैं भी आपका शुक्रगुजार रहूंगा और अल्लाह तबारक व तआला भी जो है आपके एहसान का बदला जो है वो आपको देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।